आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 10 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी की तमाम अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स, सेक्शन सी के अंदर अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं। एक एक करके इन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पियर, हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास सपोज एक पॉकेट कैलकुलेटर है और उस पॉकेट कैलकुलेटर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.0002 एम्पियर। अब हमसे कहा है कि चार्ज आपका कितना फ्लो होगा हर मिनट में। चार्ज की वैल्यू हमें मालूम करनी है और ये ब्रैकेट में स्टूडेंट्स मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कि इसका आंसर चार्ज का क्या आएगा, 12 मिली कूलम। तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में स्टूडेंट्स मैंने करंट को आई से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 0.0002 एम्पियर। और टाइम स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास है एवरी मिनट, तो आपको पता होगा कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लिहाजा टाइम को मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करवाया है और कितनी वैल्यू है 60 सेकंड। और चार्ज हमें मालूम करना है, यानी क्यू की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे करंट का फार्मूला, क्या होता है I इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। क्योंकि हमें क्यू मालूम करना है तो टी हमारे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो आई से मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई टी। अब हम आई की और टी की यानी करंट और टाइम की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो करंट की वैल्यू हमारे पास है 0.0002 और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 60। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 0.012। अब स्टूडेंट्स ये आंसर भी सही है, लेकिन बुक के अंदर आंसर मिली कूलम के अंदर आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिली कूलम में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट को अगर आप लेके जाओगे 2 के बाद, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा 3 डिजिट के बाद। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को शिफ्ट किया है 2 के बाद, क्योंकि मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कितने शिफ्ट करने पड़ेंगे, 3 डिजिट्स के बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन हो गई 0.012 की क्या, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3। अब स्टूडेंट्स क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर -3 शो करता है मिली को, तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, Q हमारा बराबर है 12 और इस 10 रेज़ टू द पावर -3 की जगह मैंने लिख दिया मिली, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई 12 मिली कूलम। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। हमसे कहा है कि करंट की वैल्यू मालूम करो डेट कैन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस, के अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है तो इलेक्ट्रिक हीटर में से करंट कितना फ्लो करेगा वो हमें मालूम करना है। आगे हमसे कहा है यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स, के इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ किया गया है एक कमरे को गर्म करने के लिए 5 मिनट में। इफ़ द चार्ज इज़ 2100 कूलम, और अगर हम चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर से चार्ज आपका कितना फ्लो हो रहा है, 2100 कूलम। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल का आंसर हमारे पास आएगा 7 एम्पियर, ये ब्रैकेट के अंदर आंसर लिखा हुआ है। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम क्योंकि 5 मिनट्स है, तो टाइम को मैंने यहाँ पर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 5 मिनट। हमें क्योंकि मिनट को लेकर आना है सेकंड में, तो आपको पता होगा कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 5 को मैंने एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 300 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं चार्ज की। तो चार्ज को मैंने यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 2100, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। करंट हमें मालूम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे करंट का फार्मूला, क्या होता है Q डिवाइड बाई टी। अब हम Q और T की वैल्यूज पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू है 2100 और टाइम की वैल्यू है 300। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 के टेल में 21 आता है 7 से, इसका मतलब करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 एम्पियर। तो यही इसका सॉल्यूशन है।
प्रॉब्लम नंबर 3 देख लेते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमसे कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान वो कितना है, 90 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन द पॉइंट्स इज 450 जूल। और हमें वर्क की वैल्यू बताई है कि जब आपका एक चार्ज जो कि अननोन है जब मूव करेगा 2 पॉइंट्स के दरमियान तो हमारा वर्क कितना हुआ, 450 जूल। हमसे कहा है डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट, हमें चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है। ब्रैकेट में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि इस प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा यानी चार्ज की जो वैल्यू आएगी 5 कूलम आएगी। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 90 वोल्ट। और वर्क को मैंने यहाँ पर W से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 450 जूल। और हमें चार्ज मालूम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या होता है, V इज़ इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्योंकि हमें चार्ज मालूम करना है तो V और Q की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो Q हमारा बराबर हो जाएगा W डिवाइड बाय V के। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वर्क की वैल्यू हमारे पास है 450 और V की वैल्यू हमारे पास है 90। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 के टेल में 45 आता है, किससे, 5 से। 9 5 होता है 45। तो Q की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 कूलम। तो यही इसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B if it takes 9 multiplied by 10 raised to power minus 4 joule of external work to move a charge of plus 9 microcoulomb from A to B। अब हमसे कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो कि हैं A और B। अगर एक चार्ज की वैल्यू हमें बताई है कि अगर हमारा चार्ज जो कि है 9 माइक्रोकूलम वो मूव करता है और हमारा वर्क कितना हो, एक्सटर्नल वर्क चार्ज को मूव कराने के लिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 जूल। तो ब्रैकेट में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आएगा 100 वोल्ट। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर वर्क को मैंने W से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 जूल। और चार्ज को मैंने यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 9 माइक्रो कूलम। तो 9 मैंने एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और चार्ज का यूनिट हमारे पास है यहाँ पर कूलम। मालूम हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करवाया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्या होता है, V इज़ इक्वल टू W डिवाइड बाय Q। अब हम W और Q की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 और Q की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और जब आप 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 को डिवाइड कराओगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 से तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा यानी चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा 100 वोल्ट। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। हमसे कहा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6.0 वोल्ट। कि एक हमारे पास रेडियो है और रेडियो को चलाने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो कितना है, 6 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 6 वोल्ट। 6.0 का मतलब है स्टूडेंट 6 वोल्ट, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं 6 वोल्ट हमें वोल्टेज बताया है रेडियो का। आगे हमसे कहा है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो। हमें रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। कि अगर रेडियो में से 20 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आंसर लिखा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी हमारे पास आंसर में वो होगी 300 ओम। तो अब हम इसका डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 6 वोल्ट। और करंट को मैंने कैपिटल I से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 20 मिली एम्पियर। और मिली की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 20 को सेम रखा, 20 मल्टीप्लाई बाय मिली की जगह मैंने वैल्यू पुट की है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर। और R हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का फार्मूला। क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। हमें R मालूम करना है तो I यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके V से डिवाइड करेगा तो R के लिहाज से फार्मूला हो जाएगा V डिवाइड बाय I।
वी और आई की वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी की वैल्यू क्या है 6 और आई की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 300 ओम। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। क्या कहा गया है, रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड देन कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट ईएमएफ सोर्स। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, डायग्राम से समझ लेते हैं। तीन रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद हैं, 4 ओम की, 6 ओम की और 12 ओम की। 4 ओम की रेजिस्टेंस को मैंने R1 से रिप्रेजेंट कराया है डायग्राम में, 6 ओम की रेजिस्टेंस को R2 से रिप्रेजेंट करवाया है डायग्राम में और 12 ओम की रेजिस्टेंस को R3 से रिप्रेजेंट करवाया है डायग्राम में। और ये तीनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब है रेजिस्टर्स की कि ये आमने सामने कनेक्टेड हैं और इन तीनों रेजिस्टर्स को एक कॉमन वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, जो कि हमारे पास कितनी है, जो कि हमारे पास है 6 वोल्ट। आगे देख लेते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है द सर्किट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इस पैरेलल रेजिस्टर्स के जो सर्किट गिवन है इसकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। हमें टोटल करंट यानी आई की वैल्यू मालूम करनी है कि इस सर्किट में से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। और थर्ड पार्ट में हमसे कहा है द करंट डेट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, कि हर रेजिस्टर में से कितना करंट आपका फ्लो होगा, यानी R1 में से कितना करंट फ्लो हुआ I1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। R2 में से कितना करंट फ्लो होगा I2 होगा, I2 की वैल्यू मालूम करनी है। R3 में से कितना करंट फ्लो होगा I3 होगा, I3 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रजिस्टर था 4 ओम का, उसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया है R1 से। सेकंड रजिस्टर हमारे पास था 6 ओम का, उसको रिप्रेजेंट करवाया है R2 से। और तीसरा रजिस्टर हमारे पास था 12 ओम का, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया है R3 से। और वोल्टेज को मैंने रिप्रेजेंट कराया है कैपिटल V से, कितनी वैल्यू है 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस हमसे कहा है फर्स्ट पार्ट में मालूम करो, तो टोटल रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पर RT से रिप्रेजेंट करवाया है। टोटल करंट हमें मालूम करना है सर्किट का, I से रिप्रेजेंट करवाया है। और साथ में हमें R1 में से कितना करंट फ्लो होगा I1 होगा, तो I1 हमें मालूम करना है। R2 में से कितना करंट फ्लो होगा I2 होगा, I2 हमें मालूम करना है। और R3 में से कितना करंट फ्लो होगा I3 होगा, I3 हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/RT को मैंने सेम रखा क्योंकि हमें RT मालूम करना है। R1 की वैल्यू हमने पुट की 4, R2 की वैल्यू हमने पुट की 6 और R3 की वैल्यू हमने पुट की 12। 4, 6 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12। 4 के टेल में 12 आता है किससे, 3 से, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो 3 1 3 हो जाएगा। प्लस की साइन लगाएंगे। 6 के टेल में 12 आता है 2 से, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, 2 1 2 हो जाएगा। प्लस की साइन लगाएंगे, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 + 2 + 1, तो 5 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 6/12। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया RT से और 12 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 से, तो 6RT बराबर हो जाएगा 12 के। हमें RT की वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके 12 से डिवाइड करेगा, तो RT हमारा बराबर हो जाएगा 12/6। 6 के टेल में 12 आता है 2 से, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई सर्किट की कितनी, 2 ओम। तो यही इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन किया है टोटल करंट निकालने के लिए सर्किट का, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का। क्या होता है, V = IRT। तो क्योंकि हमें I मालूम करना है तो RT यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके V से डिवाइड होगा, तो हमारे पास I के लिहाज से फार्मूला बन जाएगा V/RT। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V की वैल्यू कितनी थी 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई थी 2। 2 के टेल में 6 आता है 3 से, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल करंट आ गया सर्किट का वो कितना है 3 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं I1 के लिहाज से। तो I1 के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे V = I1R1। और आप एक बात याद रखना कि जब भी हम पैरेलल सर्किट्स की बात करते हैं रेजिस्टर्स की, तो वोल्टेज हमारा सेम होता है, चाहे हम I1 निकालें, I2 निकालें या I3 निकालें,
हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, यानी 6 वोल्ट ही रहेगा हर रजिस्टर में। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर I1 के लिहाज से। तो I1 के लिए मैंने ओम्स लॉ का फार्मूला यूज़ किया, क्या, V इज इक्वल टू I1 R1। तो I1 के लिहाज से अगर हम इस फार्मूले को अरेंज करेंगे तो I1 का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा V अपॉन R1। V और R1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू हमारे पास है 6 और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। 6 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास I1 आ जाएगा 1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट रजिस्टर था R1, उसमें से कितना करंट फ्लो हुआ, उसमें से हमारा 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं I2 के लिए। तो I2 के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू I2 R2। I2 के लिहाज से इस फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं। तो I2 का फार्मूला हो जाएगा V डिवाइड बाय R2। V और R2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और R2 की वैल्यू क्या है 6। 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो I2 हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 1 एम्पियर के। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं I3 के लिए। तो I3 के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू I3 R3। I3 के लिहाज से इस फार्मूले को अरेंज कर देते हैं। तो I3 का फार्मूला हो जाएगा V डिवाइड बाय R3। V और R3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू है 6 और R3 की वैल्यू है हमारे पास 12। 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास I3 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 6 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है हमारे पास। अ 220 वोल्ट सर्किट इज यूज टू पावर टू 120 वॉट एंड 80 वॉट लाइट बल्ब्स। हमसे कहा है कि एक हमारे पास 220 वोल्ट का सर्किट है जो कि दो तरह के लाइट बल्ब्स को पावर प्रोवाइड कर रहा है, यानी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट बल्ब हमारे पास है 120 वॉट का और सेकंड बल्ब हमारे पास है 80 वॉट का। आगे हमसे पूछा है विच बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस, के 80 वाट और 120 वाट में से वो कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है विच वन हैज़ द हायर करंट, और कौन से बल्ब में से करंट ज़्यादा पास होगा, यानी 120 वाट वाले बल्ब में से करंट ज़्यादा पास होगा या 80 वाट वाले बल्ब में से करंट ज़्यादा पास होगा। अब स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं इसका डेटा। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करवाया है कैपिटल V से, कितनी वैल्यू है 220 वोल्ट। और फर्स्ट बल्ब की पावर को मैंने रिप्रेजेंट करवाया है P1 से, और कितनी वैल्यू है फर्स्ट बल्ब की पावर की 120 वाट। और सेकंड बल्ब की पावर को मैंने रिप्रेजेंट करवाया है P2 से, कितनी वैल्यू है 80 वाट। और हमसे क्या मालूम करने को कहा है कि रेजिस्टेंस मालूम करो कि कौन से बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और कौन से बल्ब में करंट ज़्यादा है। तो दोनों बल्ब के अंदर स्टूडेंट्स हमें रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। तो R1 हमारा यहाँ पर शो कर रहा है रेजिस्टेंस कौन सी बल्ब की, 120 वाट वाले बल्ब की। और R2 हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को कौन से बल्ब की, 80 वाट वाले बल्ब की। इसी तरीके से I1 हमारा यहाँ पर शो कर रहा है करंट कौन से बल्ब का, 120 वाट वाले बल्ब का। और I2 हमारा यहाँ पर शो कर रहा है करंट कौन से बल्ब का, 80 वाट वाले बल्ब का। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं I1 के लिए। तो I1 के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया है पावर का। वैसे तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, लेकिन I1 के लिहाज से मैंने यहाँ पर पावर का फार्मूला लिखा है P1 इज इक्वल टू VI1। तो अब स्टूडेंट्स हम I1 के लिहाज से इस फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं। तो I1 का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा I1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई V। P1 और V की वैल्यूज पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास है 120 और V की वैल्यू है 220। तो I1 हमारे पास आ गया, जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे 0.545 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं I2 के लिए। तो यहाँ पर आप छोटी सी हेडिंग दे देना, जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है फॉर I1, तो यहाँ पर हेडिंग आएगी फॉर I2। तो I2 के लिहाज से अगर हम इस फार्मूले को अरेंज करेंगे तो I2 के लिहाज से ये फार्मूला हो जाएगा P2 डिवाइड बाई V। तो अब हम P2 और V की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो P2 की वैल्यू हमारे पास है 80 और V की वैल्यू हमारे पास क्या है 220। 80 को डिवाइड करेंगे 220 से तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.363 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई करंट की वैल्यू। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि I1 की वैल्यू हमारे पास है 0.545,
और I2 की वैल्यू हमारे पास है 0.363। तो इनमें से कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर I2 की वैल्यू कम है और I1 की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब कि कौन से बल्ब में से ज़्यादा करंट आपका फ़्लो करेगा? ज़्यादा करंट आपका फ़्लो करेगा उस बल्ब में से जिसकी पावर है 120 वाट, और क्योंकि इसकी पावर है 80 वाट तो इसमें से आपका कम करंट आपका फ़्लो करेगा। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं रेजिस्टेंस के लिहाज से। तो फॉर R1 हम फार्मूला यूज़ करेंगे ओम्स लॉ का, क्या होता है V इज इक्वल टू I1 R1। R1 के लिहाज से फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा V डिवाइड बाय I1। तो V और I1 की वैल्यूज़ पुट करते हैं। V की वैल्यू हमारे पास है 220 और I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.545। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 403.6 ओहम। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं R2 के लिए। तो R2 के लिए हम स्टूडेंट्स फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू I2 R2। अब हम R2 के लिहाज से फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I2। V और I2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू हमारे पास है 220 और डिवाइड कर देंगे I2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0.363। इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 606.0 ओहम। तो अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से वो कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी 80 वाट वाले बल्ब की, क्योंकि हमारे पास R2 की वैल्यू है 606 और R1 की वैल्यू हमारे पास है 403। तो स्टूडेंट फाइनली अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं इस प्रॉब्लम का। अगर हम बात करें 120 वाट बल्ब की, तो I1 की वैल्यू हमारे पास थी 120 वाट वाले बल्ब के लिए 0.545 और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई थी 120 वाट वाले बल्ब की वो कितनी है 403.6 ओम। इसी तरीके से अगर हम 80 वाट वाले बल्ब की बात करें तो I2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.363 एम्पियर और R2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 606.0 ओम। तो कॉन्क्लूजन स्टूडेंट्स हमारा क्या निकला, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर हम बात करें 120 वाट वाले बल्ब की तो इसके अंदर करंट हमारा ज़्यादा है और 80 वाट वाले बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा है। तो ये वर्डिंग के अंदर लास्ट में आपको आंसर लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम, जो कि एक ही गिवन है यूनिट नंबर 15 में। क्या है? कैलकुलेट द करंट। हमसे कहा है कि करंट मालूम करो इफ़ 20 कूलम चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 5 सेकेंड। कि अगर हमारा 20 कूलम का चार्ज पास हो रहा है एक कंडक्टर में से 5 सेकंड में, ब्रैकेट में आंसर लिखा हुआ है 4 एम्पियर। डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चार्ज को मैंने यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 20 कूलम। टाइम को मैंने यहाँ पर T से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 5 सेकंड। और करंट हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे करंट का फार्मूला, क्या होता है Q डिवाइड बाई T। Q और T की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 20 मैंने पुट किया Q के लिए और 5 मैंने पुट किया T के लिए। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 के टेल में 20 आता है 4 से, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे अनसॉल्व प्लस सेल्फ असेसमेंट यूनिट नंबर 15 के, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, क्लास 10 फिजिक्स के, वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।